पहला हमारे पास टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी। उसके हमारे पास 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ऑफ एलजी और दूसरा है हमारे पास हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ एलजी। पहला हमारे पास है बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ऑफ एलजी, उसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। रोल इन एक्वाकल्चर में हमारे पास क्या किरदार होता है एलजी का? कल्चरिंग ऑफ फिशेज़ और अदर यूज़फुल एनिमल्स इन पॉन्ड्स इज़ कॉल्ड एक्वाकल्चर। फिशेज़ और अदर एक्वाकल्चर का तालाबों में इनको पालना और परवरिश जो होती है वो एक्वाकल्चर कहलाती है। एक्वेटिक एंड माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज़ ऑफ एल्गी आर कल्चर्ड इन क्लियर पॉन्ड्स। अभी जो एक्वेटिक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज़ जो होते हैं एल्गी के, वो कल्चर्ड मतलब साफ तालाबों में उनको पाला जाता है। और जो ये फिशेज़ और अदर कल्चर्ड एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो इन्हें कंज़्यूम करते हैं। बहुत से फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो भी एल्गी कहलाते हैं और मैनी स्पीशीज़ कंज़्यूम दीज़ फाइटोप्लैंक्टन्स। बहुत से फिशेज़ जो होते हैं वो इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज़्यूम करते हैं, मतलब वो खाते हैं इन्हें। और उसके अलावा हमारे पास टॉपिक दूसरा है प्रिवेंशन फ्रॉम सॉइल एरोजन। सॉइल मिट्टी के कटाव से बचाव में भी एल्गी बहुत अहम किरदार अदा करता है। और मैनी स्पीशीज़ ऑफ एल्गी फॉर्म अ मैट ऑन द सॉइल ड्यूरिंग रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में ये जो एल्गी होते हैं ये मतलब एल्गी जो होते हैं इनकी बहुत सी इकसाम मौसम बरसात में मतलब रेनी सीजन में चटाई बना देती हैं। और ये जो एल्गी होते हैं ये खुद भी बाइंडिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। दीज एल्गी एक्ट एज बाइंडिंग एजेंट, इट प्रिवेंट्स सॉइल एरोजन। और ये जो मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। दीज एल्गी आल्सो इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और ये जो एल्गी होते हैं मिट्टी के पानी को रोकने की सलाहियत को भी बढ़ाते हैं, कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। और ये ये जो पानी होता है ये फसलों के लिए दस्तयाब होता है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है पॉल्यूशन कंट्रोल। एलजी जो होते हैं ये पॉल्यूशन कंट्रोल में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सीवेज इज ट्रीटेड विद एलजी। सीवेज जो होते हैं ये भी एलजी एलजी से ही ट्रीट होते हैं। इनको एलजी से ही ट्रीट किया जाता है और ये जो जहरीले केमिकल्स की बड़ी मिकदार को इस्तेमाल को भी कम करते हैं। इट रिड्यूसेस द यूजेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। ये जहरीले केमिकल की बड़ी मिकदार के इस्तेमाल को कम करते हैं। और एलजी कैन बी यूज्ड टू कैप्चर फर्टिलाइजर इन रन ऑफ फ्रॉम फार्म्स। खेतों से बह जाने वाली खाद को भी हासिल करने के लिए एलजी का इस्तेमाल किया जाता है। और बाद में ये जो एलजी लेटर द एनरिच्ड एलजी इटसेल्फ कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। और बाद में जो एलजी होते हैं खुद भी खाद के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट एलजी कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस न्यूट्रिएंट रन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स। साइंटिस्ट साइंटिस्ट ने पाया है कि एलजी का इस्तेमाल ज़रूरी खेतों से बह जाने वाली खाद को ग़िज़ाई अज्जा के बहाव को कम करने के लिए। तो एलजी जो होते हैं ये इट इन ग़िज़ाई अज्जा से ये जो एलजी होते हैं ये ग़िज़ाई अज्जा के बहाव ये जो एलजी होते हैं समुद्रों, नदियों और तालाबों में बहने वाले पानी के म्यार को भी बढ़ाता है। बायोरेमिडिएशन algae Staphylococcus bacillus is used to colonize silicon resins। ये जो algae होते हैं ये रेजिन ये algae Staphylococcus bacillus का इस्तेमाल सिलिकॉन रेजिन को नौ आबादियती बनाने के लिए भी किया जाता है। These resins is used to add archaeological sites। और ये जो होते हैं ये राल आसार कदीमों के मकामात पर इस्तेमाल होती है। दिस इज बाय रेमिडिशन ऑफ द सिंथेटिक सब्सटेंस। ये मादे की एहतियाती इस्लाह करती हैं। अब हमारे पास दूसरा है इफेक्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स। तो उनमें हमारे पास पहला पॉइंट है ड्यूट्रिफिकेशन ऑफ एक्सपोज्ड फाइब्रिक्स। मैम 7 पॉइंट है। मैम 7 पॉइंट है जी जी बच्चे शो हो हार्मफुल गया। इफेक्ट्स का। जी मैम, बेनकाब कपड़ों का खराब होना। ये जो एलजी होते हैं ये इट इज कॉमनली अपेयर अकर इन रेनी सीजन। ये जो होते हैं ये जो एलजी होते हैं ये आमतौर पर ये जो इट इज कॉमनली अकर इन रेनी सीजन। ये जो होता है ये आमतौर पर रेनी सीजन में होता है।
blue green alga appear on exposed wet fabrics in rainy days. Blue green alga जो होता है वो इन rainy days में इन दिनों में गीले सब्ज रंग का alga जो होता है वो appear होता है, और ये जो it makes the cloth black, spotted and weak, और ये जो होता है ये कपड़ों पर स्याह रंग का धब्बा और उन कपड़ों को कमजोर बना देता है. दिस growth in usually followed by bacterial infection. इस तरह और ये अलगा आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद होती है, और ये ये फाइब्रिक रेशियो को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है. यूट्रिफिकेशन और एल्गल ब्लूम, द हाई रेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन न्यूट्रिएंट रिच लेक और पाउंड इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन. ग़िज़ा से भरपूर जो झील होते हैं या पाउंड होते हैं, इनके हयाताती सरगर्मी को बायोलॉजिकल एक्टिविटी के जो ज़्यादा शरह होती है उसको यूट्रिफिकेशन कहा जाता है. और ये यूट्रिफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस. यूट्रिफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है. इट occurs in excessive nutrients. ये जो ज़्यादा ग़िज़ायत के साथ पानी में शामिल होता है. a large number of living organic material grown in the water. बहुत झीलें ज़्यादा नामियाती मवाद की बड़ी तादाद पानी में उगती हैं. लेक्स slowly develop large concentration of aquatic plant life. झीलें जो होते हैं आहिस्ता पौधों की ज़िंदगी की बड़ी तादाद को तैयार करती हैं, ग्रो अप करती हैं. These plants then decay, और ये जो फिर पौधे होते हैं ये सड़ जाते हैं. Human activities add mineral and aquatic nutrients in large quantities. इंसानी सरगर्मियाँ मादनी और नामियाती ग़िज़ाई अज़्ज़ा को बड़ी मिक़दार में शामिल करती हैं, और ये they add extra phosphates from the washing powder and nitrates and phosphate from fertilizers. वॉशिंग पाउडर में इजाफी फॉस्फेट और खाद से नाइट्रेट और फॉस्फेट शामिल करते हैं. इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटी स्पीड अप दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ यूट्रिफिकेशन. और इस तरह ये इंसानी सरगर्मियाँ ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो इस कुदरती अमल यूट्रिफिकेशन को भी तेज कर देती हैं. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एल्गी ग्रो इन वाटर. इस पानी में बड़ी मिकदार में एल्गी जो होते हैं वो उगते हैं. दीज एल्गी फीड एंड रिप्रोड्यूस ऑन दीज न्यूट्रिएंट्स. ये एल्गी पानी और ये जो एल्गी होते हैं इन ग़िज़ाई अज़्ज़ा को खाना खिलाते हैं और दोबारा उन्हें पैदा करते हैं. These algae turn water to green with algal bloom. ये एल्गी जो होता है पानी को algal bloom के साथ सब्ज कर देते हैं. The dead algae are decomposed by aerobic bacteria. Algal bloom मुर्दा जो होते हैं एल्गी होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया से गलते हैं. इस तरह ये बैक्टीरिया पानी में then thus these bacteria reduce the water of oxygen content. और इसी तरह की डेफिशिएंसी की वजह से एनिमल्स जो होते हैं वो डेथ कर जाते हैं. इट अकर इन फ्रेश वाटर एंड इन सी वाटर. और ये फ्रेश वाटर और सी वाटर में पाए जाते हैं, अकर होते हैं. और वाटर डेवलप्स अनप्लेजेंट कलर स्मेल. और ये वाटर जो होते हैं डेवलप्स करते हैं अनप्लेजेंट स्मेल जो गंदी बदबू होती है और कलर को डेवलप. ठीक है बच्चे कंप्लीट हो गया. गए. यस मैम. नेक्स्ट किसकी है? फंजाई की इम्पोर्टेंस. वो जीआर का टॉपिक था ना आई थिंक. ये चारा पढ़ लिया हमने. आवाज आ रही है बच्चे? नो मैम, नो चारा नहीं पढ़ा अभी तक हमने. मैम नहीं हुआ ये. ठीक है. स्पाइरोजाइरा क्ले मेटामोनास तो हो गया ना. यस मैम, मैम वो हो आपकी गया. आवाज इतनी कम क्यों आ रही? अभी भी मैम को कम आ सर्दी रही. लग रही है. वो असल में थोड़ी तबीयत डाउन है तो उसकी वजह से फ्लू है और गला खराब है. अब ठीक आ रही है. मैम ओ वैसे भी अच्छा सर्दी मैम. है आज. आज क्या है? मैंने कहा आज वैसे भी काफी सर्दी है आज. हाँ जी आज काफी सर्दी है. अभी 2-3 पहले इससे भी ज्यादा सर्दी थी. सुबह से धुंध ही है, अभी तक कोई सूरज नहीं निकला.
अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे चारा स्पीशी। ये हमारे पास जो है वो मोस्टली तौर पे फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, मडी और सैंडी प्लेसेस में, ठीक है, और बाय द हेल्प ऑफ राइजाइड की मदद से ये अटैच होता है, और मोस्टली तौर पे जो इसका प्लांट होता है वो कवर्ड किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं स्टोन वर्ड्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है, ये इसकी डायग्राम है, और इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक ब्रांच और एक अनब्रांच, ठीक है। ब्रांचिंग हमने जस्ट इसमें डिस्कस की है एलजी में, इसके अलावा स्पायरोजायरा है या फिर हमारे पास क्लेमेडोमोनासस में हमने ब्रांचिंग नहीं पढ़ी, और ना ही विचेरिया और पिनुलेरिया में डिस्कस की है। ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो इसका इरेक्ट जो है वो सिस्टम मौजूद है, और ये फिर इसमें हमारे पास जो है वो नक्यूल, और ये फिर ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल हमारे पास मेल पार्ट है, और ये हमारे पास नक्यूल जो है वो फीमेल पार्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो लीव्स, और फिर उसके बाद उससे ब्रांचेस अराइज होती हैं। ब्रांचेस में हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक हमारे पास वो ब्रांचेस हैं जो की ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, और एक वो ब्रांचेस है जिनकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। जो लिमिटेड ग्रोथ वाले हमारे पास ब्रांचेस मौजूद है उसमें राउंड अबाउट हमारे पास 3 to 8 जो है वो नोड्स मौजूद होते हैं, और उसके साथ हमारे पास जो है वो इंटर नोड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये ब्रांचेस इतनी ग्रो कर जाती हैं तो उसके बाद फिर और ब्रांचेस ग्रो नहीं कर पाती, उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो अनलिमिटेड ग्रोथ है उसमें हमारे पास 1 या फिर मोर ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन वो जब इंक्रीज होती हैं 1 और मोर उनकी ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं, तो फिर उसमें हमारे पास लिमिट नहीं होती और वो ज्यादा से ज्यादा भी ग्रो करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिमिटेड और अनलिमिटेड में डिफरेंस है। नेक्स्ट इसमें ये है कि हमारे पास जो इंटर नोड है उसमें सिंगल सेल पे वो मुश्तमिल होता है, और उसमें जो सेल मौजूद होगा वो हमारे पास लॉन्गर होता है। इसके अलावा इसमें इंटरनोडल जो सेल्स होते हैं वो कवर्ड किए जाते हैं सिंगल लेयर सेल्स की, उसको हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, और ये जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं ये हमारे पास वर्टिकली जो है वो इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है, बट इनका जो डायामीटर है हमारे पास वो स्मॉल होता है। ये भी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है कि इसमें हमारे पास जो यंग सेल्स होते हैं वो बेसिकली यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और इसके अलावा इनमें जो है वो वैक्यूल्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। और इसमें हम मोस्टली तौर पे ये देखते हैं कि जो यूनिन्यूक्लिएट है, यूनिन्यूक्लिएट से फिर ये बाई न्यूक्लिएट की तरफ मल्टी न्यूक्लिएट की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके अलावा इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो हमारे पास पिगमेंट्स मौजूद होंगे लाइक क्लोरोफिल A, B, और इसके अलावा ज़ैंथोफिल। इसके अलावा इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो हमारे पास स्टार्च होगा, और इसमें साइटोप्लाज्म जो है वो सर्कल की फॉर्म में मूवमेंट शो कर सकता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये साइक्लिक मूवमेंट शो करता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास लीफ है, और ये हमारे पास जो है वो नोडल इनिशियल एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास है एपिकल सेल्स, और एपिकल सेल्स पे ही हमारे पास माइटोसिस मियोसिस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जो है वो लेंथ इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो इंटरनोड है, और ये हमारे पास नोड है। और ये हमारे पास अगर हम इनका देखें जो सेल का इंटरनल हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या है और उस पर क्या क्या मौजूद है। हमारे पास सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, और उसी क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास जो है वो सेल वॉल के बाद जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अलावा हमारे पास एक्सोप्लाज्म है, और हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो है वो ये डिसेंडिंग और असेंडिंग स्ट्रीम भी मौजूद है, ठीक है। डिसेंडिंग हमारे पास स्ट्रीम वो है जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही है, और असेंडिंग स्ट्रीम हमारे पास वो है जो कि अपवर्ड मूव कर रही है। और इसमें हमारे पास जो है वो एक्सोप्लाज्म के साथ साथ हमारे पास एंडोप्लाज्म भी मौजूद है, और फिर इसके साथ हमारे पास है एक्सो एंडोप्लाज्म इंटरफेस जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास डिफरेंट वो ब्रांचेस है कि वो ग्रोथ किस तरह से करती हैं। आप जब लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका हैबिटेट, इसका स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग, और उसके बाद उसकी ये डायग्राम्स बनाएंगे दो, ठीक है। और इन डायग्राम के बाद फिर आप उसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास रिप्रोडक्शन जो है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। जो हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो नहीं होगी, बल्कि वो इसमें हमारे पास जूस्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होगी। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो चारा जो है वो ज्यादातर रिप्रोड्यूस करता है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस हमारे पास एब्सेंट होते हैं। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स
डेवलप होते हैं और यही प्रोपेग्यूल जो है वो डिटैच हो जाते हैं प्लांट बॉडी से, और प्लांट बॉडी से डिटैच होने के बाद वो न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। और सेम इसी तरह से हमारे पास इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, हमारे पास माइलम स्टार्च है, बुलबिल्स है, इसके अलावा हमारे पास मॉर्फस बुलबिल्स है। बच्चे आवाज आ रही है आप लोगों को? इस फोर्थ पे हमारे पास है प्रोटोनीमिया आउटग्रोथ, जिसको हम सेकेंडरी प्रोटोनीमिया का भी नाम देते हैं। बच्चे आवाज आ रही है? ओके ओके, यस मैम। ठीक है। जी मैम। ये हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट्स में हम ये देखते हैं कि माइलम स्टार्च जो है वो हमारे पास स्टार शेप्ड होता है, और इसके साथ साथ ये स्टार्च जो है वो इसमें हमारे पास फूड रिजर्व मटेरियल होता है। और इसी माइलम स्टार्च ये जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ये जो नोड होती हैं ये उसकी लोअर सरफेस पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो बुलबिल्स है वो हमारे पास बेसिकली वो स्मॉल राउंड शेप ट्यूबुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो हमारे पास जो राइजोइड्स होते हैं उनकी अपर सरफेस से वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अमॉर्फस बुलबिल्स। ये हमारे पास जो सेल्स क्लैम्स ग्रुपिंग की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास फूड को जो है वो स्टोर करते हैं। और ये हम मोस्टली तौर पे हमारे पास जो स्टेम की नोड्स होती हैं ये उनकी लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, लाइक माइलम स्टार। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रोटोनीमिया आउटग्रोथ, ठीक है। प्रोटोनीमिया आउटग्रोथ में हमारे पास ये जो नोड्स होती हैं ये उनकी अपर साइड में हमारे पास डेवलप होते हैं, और इसके साथ साथ ये जो प्रोटोनीमिया हमारे पास आउटग्रोथ है लाइक बर्ड की तरह से ये स्ट्रक्चर अराइज करता है। ये हमारे पास मोस्टली तौर पे अराइज करेगा जो बेसल सेल होते हैं प्राइमरी राइजाइड के, ये वहां से हमारे पास जो है वो इसका स्ट्रक्चर प्रोटोनीमिया आउटग्रोथ का अराइज करेगा। और उसके बाद फिर ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब इसकी आउटग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, और जब आउटग्रोथ इंक्रीज होने के बाद ये फिर डेवलप हो जाता है हमारे पास न्यू प्लांट में, ठीक है। ये हमारे पास ए सेक्सुअल का है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मोस्टली तौर पे चारा में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो गैमस होती है, और इस वो गैमस में हमारे पास जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो इनक्लोज होते हैं बाय मल्टीसेलुलर शीथ के जरिए से, ठीक है। वो इनके अराउंड होगी और ये इनसाइड क्लोज होंगे। और इसी शीट में हमारे पास जो है वो मेल और फीमेल जो हमारे पास फ्रूटिकेशन मतलब वो जो हमारे पास फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है उसको हम कहते हैं, और इसमें जो मेल फ्रूटिकेशन है उसको हम नाम देते हैं ग्लोब्यूल का, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो फीमेल फ्रूटिफिकेशन है उसको हम नाम देते हैं नोक्यूल का, ठीक है। ये यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, एक सेकेंड, ये भी मैंने आपको थोड़ा बताया था इससे पहले। ये ठीक है, ये आपके पास नोक्यूल और ये आपके पास ग्लोब्यूल, और ये मेल और फीमेल पार्ट है। जब मैंने आपको स्टार्ट में डिस्कस किया था तब मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास दोनों प्लांट्स बेसिकली जो है वो मोस्टली तौर पे होमोथेलिक होते हैं, और इसमें जो ग्लोब्यूल और नोक्यूल्स होते हैं वो जो नोड की लीव्स में जो लोड्स मौजूद होती हैं ये वहां पे हमारे पास अराइज करते हैं, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा। और जो नोक्यूल है वो हमारे पास अबव द ग्लोब्यूल होता है, ठीक है। और जो ग्लोब्यूल है वो हमारे पास एज कम्पेयर टू नोक्यूल के जो है वो डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो कि हमारे पास हेट्रोथेलिक भी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम जो है वो साइकिल देखते हैं। ठीक है, इसमें आपने जो स्मॉल है कि ग्लोब्यूल अब आपके पास किस तरह से डेवलप होता है और नोक्यूल किस तरह से डेवलप होता है वो इसमें आपने देख लेना है। इसकी जो डायग्राम है वो आपने वो जो आपको दो स्टार्टिंग में बताई हैं, ब्रांचिंग वाली और साथ में जो स्ट्रक्चर वाली है, और एक आपके पास वो इरेक्ट स्ट्रक्चर वाली है, ठीक है, जिसमें हमने ग्लोब्यूल और नोक्यूल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा वो वाली, तो वो आपने इसमें डिस्कस करनी है। और इसके अलावा हम ग्लोब्यूल की देखेंगे कि हमारे पास डेवलपमेंट कैसे होती है, कि उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो नोडल सेल्स है वो अराइज करते हैं, फिर उसमें एपिकल जो सेल्स होते हैं अपर लेयर वाले वो हमारे पास उसमें माइटोसिस और मियोसिस होती रहती है, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट नोड्स डेवलप होती हैं, और उसी से फिर हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्स लाइक जब हम मोरुला ब्लास्टुला स्टेजेस पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास सेल जो है वो डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। फिर वो उसके अराउंड अपने अराउंड जो है वो मैनिब्यूरियम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, और कैपिट्यूला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे हमारे पास जो है वो प्राइमरी से वो सेकेंडरी और फिर टर्शरी में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे पास एंथ्रीडियम फिलामेंट बनाएगा, और एंथ्रीडियम फिलामेंट में हमारे पास एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस होंगे, और वही एंथ्रोजॉइड जब प्रोड्यूस होंगे तो वो हमारे पास उन
जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो वो बाइफ्लैजिलेटेड हो जाएंगे, और बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो उसको मूवमेंट में हेल्प करेगा, और उसके बाद वो जो एंथ्रोजॉइड्स होंगे जैसे कंडीशन फेवरेबल होंगी तो उसके बाद वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से आपके पास नोक्यूल है। नोक्यूल में जो हमारे पास है वो लार्ज पेडिसल सेल जो कंपोज किया हुआ होता है, और इसी से हमारे पास जो है वो ट्यूब्यूल जो सेल्स हैं वो डेवलप होंगे, और उसके अलावा जब वो गोनियम क्रिएट होगा तो उसके अराउंड हमारे पास कोरोना लाइक लेयर होगी, और उसी में हमारे पास जो है वो मदर सेल्स बनेंगे, और उसी मदर सेल से फिर हमारे पास जो है वो स्पोर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास मोस्टली जो डीजनरेट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो ट्यूब क्रिएट करेगा और फिर अपने अराउंड शीथ क्रिएट करेगा, और फिर उसके बाद जो है वो कोरोना डेवलप होगी जो कि उसको प्रोटेक्टिव करेगी। ठीक है, ये हमारे पास है स्ट्रक्चर चारा का। ये हमारे पास है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमने ये 4 टाइप्स पढ़ी, अमाइलम तार के, बल्बिस के, और अमाइलम अमॉर्फस बल्बिस के, सेकेंडरी प्रोटोनीमिया की। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये है सेक्सुअल पार्ट, और सेक्सुअल पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो गोनिया और ग्लोब्यूल डेवलप होते हैं, और उसी वो गोनिया और ग्लोब्यूल से हमारे पास जो है वो गोनियम, और इसके अलावा हमारे पास है एंथ्रीडिया है वो डेवलप, और उससे फिर हमारे पास स्पर्म और एग, और ये दोनों यूनाइट करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जाइगोट क्रिएट होगा, उसमें मियोसिस होगी, तो हमारे पास प्रोटोनीमिया स्ट्रक्चर होगा, और फिर से हमारे पास जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो डायग्राम के ये रिटर्न की फॉर्म में है, और ये आपके पास जो है वो डायग्राम की फॉर्म में है, तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। डायग्राम की फॉर्म में करें तो वो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो लेकिन आप रिटर्न फॉर्म में लाजमी करें, ताकि आपका ये जो पॉइंट और डिटेल है वो आपकी मिस ना हो, और वो आपका जो क्वेश्चन है उसको आप पूरी तरह से टैकल कर सकें। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? बच्चे यहाँ तक समझ आ गई है? क्लास में है? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे आपने बाकी स्पीशीज की है ना, सेम वैसे ही उसका हैबिटेट और उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, और उसके साथ फिर उसका स्ट्रक्चर करेंगे। स्ट्रक्चर में आपके पास वो डायग्राम आ जाएगी इरेक्ट ब्रांच वाली, और उसके साथ साथ आपके पास जैसे आपके पास वो स्पायरोजायरा की डायग्राम है, आपने वो वाला स्ट्रक्चर उसका क्रिएट करना है, और उसके बाद फिर आप साइकिल करेंगे कि नोक्यूल और ग्लोब्यूल है उसकी फॉर्मेशन आपके पास किस तरह से होती है, और उसी फॉर्मेशन के साथ फिर आप साइकिल देखेंगे कि आपके पास साइकिल जो है वो रिटन फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में कैसे है, तो ओवरऑल फिर आपका क्वेश्चन जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास इसमें ये वाली स्पीशी कर ली है, आई थिंक ये वाली मैंने आपको करवा दिया विचेरिया की, और दूसरी आपके पास है पिनुलेरिया वाली, वो हो गई है। ये दोनों स्पीशीज हो गई हैं विचेरिया और पिनुलेरिया। नो मैम नहीं हुई। नो मैम नहीं हुई अभी तक। ओके, आप फंजाई वाली कर रहे हैं?
स्क्रीन शो हो रही है बच्चे आपको? यस मैम हो रही है। यस मैम। इसमें थोड़ी सी मुश्किल जो स्पीशी थी ना वो आपके पास दूसरी थी जो अभी हमने पढ़ी चारा वाली, बाकी ये वाली जो है ये आपके पास इजी है दोनों ही। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइप विचेरिया जो है वो बेसिकली हमारे पास एल्जी में आती है और इसके अलावा ये हमारे पास फ्रेश वाटर में ग्रो करती है, मॉइस्ट सॉइल पे जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये हमारे पास जो मोस्टली तौर पे जो डार्क ग्रीन मैट्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो जनरल स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है वो एक फिलामेंट जो है वो अटैच होता है। बेसिकली वो हमारे पास हेप्टेरोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे पास राइजॉइड होते हैं। ठीक है, ये उनके साथ हमारे पास फिलामेंट जो है वो अटैच होता है। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे है कि फिलामेंट जो है वो सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच होगा, इसके अलावा ट्यूबुलर और इरेक्ट होगा। और इसमें जो हमारे पास हेप्टेरॉन है बेसिकली वो कलरलेस ब्रांच राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फिलामेंट इंक्रीज करता है उसकी एपिकल ग्रोथ में, ठीक है, उसकी लेंथ में। इसके अलावा इसमें क्रॉस वॉल जो है वो एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको सिनोसिटिक हाइफी का भी नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये देखते हैं कि इसकी सेल वॉल में देखते हैं कि मोस्टली तौर पे वो थिन होती है और वो कंपोज होती है 2 लेयर से। जो इनर होती है वो हमारे पास सेलुलोज की होती है और जो हमारे पास आउटर होती है वो हमारे पास पैक्टिक सब्सटेंसेस की होती है। और इसके अलावा फिलामेंट्स अभी मैंने बताया आपको कि हमारे पास वो सिनोसिटिक होते हैं और उसमें सेप्टा जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा सेप्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, मोस्टली तौर पे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बेस होती है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है उसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और जो वैक्यूल है बेसिकली वो फिल किया जाता है हमारे पास सेल सैप से। और उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो स्मॉल न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म कंटेन करता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट को, और उस क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास जो है वो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ई है, इसके अलावा बीटा कैरोटीन है और जेंथोफिल है। और ये जो हमारे पास जेंथोफिल है ये मोस्टली तौर पे हमारे पास डोमिनेंट पिगमेंट होता है इनमें, क्योंकि ये हमारे जो थैलस है इस प्लांट का विचेरिया का, ये उसको येलो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें पायरिनॉइड जो है वो एब्सेंट होते हैं और इनमें जो फूड स्टोरेज होती है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की होती है और इसमें स्टार्च भी एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सेल्स जो है मोस्टली तौर पे मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं क्योंकि इनमें सेप्टा नहीं होता। ठीक है, जैसे आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी, इस डायग्राम में आपके पास ये जो साइड पे है, बच्चे वॉइस बंद करें अपनी, साइड पे जो है वो आपके पास न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है वो आपके पास एक ही बॉडी फॉर्म में मौजूद है। आपके पास ये है कि ये मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें कहीं पे भी सेप्टा या पार्टीशन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं सिनोसिटिक का। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है वो इसकी जो लेयर होती है हमारे पास वैक्यूल की, वो हमारे पास टोनोप्लास्ट कहलाती है। इसके अलावा ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। ये सारा इन साइड का जो व्यू है वो दिखाया गया है और ये हमारे पास जो है ये सेंट्रल वैक्यूल है और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट है और जो आउटसाइड है वो हमारे पास सेल वॉल है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है वो जर्मिनेटेड जूस्पोर है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ओवम है। ठीक है, जो कि ओवम जो है वो हमारे पास जो वो गोनियम है उसकी इनसाइड मौजूद है। ठीक है, और ये वो गोनियम की बीक है।
और ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है, ये हुक लाइक, ये हमारे पास है एंथ्रीडियम का। ठीक है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, और ये हमारे पास वो जूस्पोर जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारे पास वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली किसके थ्रू होती है, वो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, और इसमें जो डिफरेंट जो है वो फ्रेगमेंट्स बनेंगे और वो फ्रेगमेंट जो है वो न्यू प्लांट को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जूस्पोर की फॉर्मेशन होती है, और इस जूस्पोर फॉर्मेशन में हमारे पास पहले सिंगल सेल क्रिएट होगा, फिर मल्टी सेल क्रिएट होगा मल्टी न्यूक्लिएट में हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास 2 फ्लैजेला है, वो ईच साइड पे मौजूद होंगे। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है वो क्रोमेटोफोर्स भी मौजूद होते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास केमिकल टू सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनमें जर्म ट्यूब क्रिएटेड होती है, और ये जो जर्म ट्यूब होती है ये ट्रेवलिंग में जो हमारे पास मटेरियल होता है ये उसको हेल्प करेगी। इसके अलावा हमारे पास जो ये जर्म ट्यूब है ये ग्रो करती है न्यू फिलामेंट में, और इस तरह से जो एक ट्यूब होगी इसमें से वो हमारे पास एज ए हेप्टेरॉन के तौर पर वर्क करेगी, जिसे हम रॉयजाइड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जूस्पोर फॉर्मेशन की डायग्राम है कि पहले वो इनसाइड मौजूद होगा और फिर उसके बाद वो टिप पे आ जाए, टिप पे आने के बाद फ्लैजेला को क्रिएट करेगा ताकि वो मूवमेंट में उसको हेल्प दे, और इन्हीं फ्लैजेला की मदद से वो फिर अलग हो जाएगा, ये सारा पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद वो न्यू प्लांट क्रिएट करेगा और अपने अराउंड जो है वो फिलामेंट्स वगैरह बना लेगा जो उसको स्ट्रक्चर रिक्वायर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन। एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन में बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं उसमें हमारे पास जो है वो फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, और इसके अलावा जिनका प्रोटोप्लास्ट होता है स्पोरेंजियम का वो डेवलप हो जाता है हमारे पास एप्लानोस्पोर में, ये हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं। और हाँ, एप्लानोस्पोर जितने भी फॉर एग्जांपल हमारे पास डेवलप होते हैं वो रिलीज होने के बाद हमारे पास न्यू प्लांट को जो है वो क्रिएट करते हैं। इसमें हमारे पास 2 वेज होती है, एक हमारे पास डायरेक्ट डेवलपमेंट है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जिसमें एप्लानोस्पोर जर्मिनेट करके न्यू प्लांट डायरेक्टली बना देता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट में, और जिसमें ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशंस जब होती हैं तो उस दौरान में वो हमारे पास जो वॉल है वो डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर हमारे पास एप्लानोस्पोर बनाने के बाद उसको जो है वो सिस्ट और हाइप्नोस्पोर्स में क्रिएट करेगी, और वो जो सिस्ट और हाइप्नोस्पोर्स हमारे पास क्रिएट होंगे ईच पार्ट से, उस स्टेज को हम नाम देते हैं गोनगोर्सिया स्टेज।